हेलो क्लास सेवेंथ। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर गैस बन रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। कभी कभी कोई रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलता है तो केमिकल चेंज हो रहा है। अगर कहीं पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तब भी केमिकल चेंज हो रहा है। आज हम देखते हैं एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे पता चलता है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है। ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, दो कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन समझते हैं ना आप, अगर पानी में चीनी मिला दें, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें एक सॉल्वेंट हो, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है जैसे कि साल्ट, शुगर, जिसको घोलते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में, उसको सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको सालूट। और उन दोनों को मिलाने पे जो मिक्सचर बनता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन लिए हैं और दोनों सॉल्यूशन को जब मिलाते हैं तो अगर कोई सॉलिड चीज़ बन जाता है तो उस सॉलिड चीज़ को प्रेसिपिटेट, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है अगर आपको, तो पीवी पे 2 प्लस, NO3 पे 1 माइनस, दोनों को मिलाए तो क्या बन जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, तो PbNO3 होल ट्वाइस। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। इसके अंदर ये भी कलरलेस है, ये टेस्ट ट्यूब A है। एक टेस्ट ट्यूब और लेते हैं B, इसमें कलरलेस सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है। इन दोनों को जब मिलाते हैं किसी और टेस्ट ट्यूब में रख के, जब इसको भी इसमें मिलाएंगे और इसको भी इसमें मिलाएंगे, तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, और नीचे जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट को PPT लिखते हैं, और ये बनता है लेड आयोडाइड का, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और पोटेशियम नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है इसको समझते हैं। तो ये होता है, तो हमने क्या किया, दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाया और एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बन गया। और वो जो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और अभी जो इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और प्रेसिपिटेट बन रहा है, इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ज़रा मैकेनिज्म समझते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। तो रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अभी क्या होता है, ये सबसे पहले अपने आयंस में टूटेगा, लेड पे 2 प्लस और NO3 पे 1 माइनस। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड भी टूट जाएगा, K पे 1 प्लस और I पे 1 माइनस। इसके बाद क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके निगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। तो कैटायन, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो एक एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जब
पीवी पे 2 प्लस और आई पे 1 माइनस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, पीवी पे 2 प्लस और आई पे 1 माइनस। तो ये 2 यहाँ जाएगा, ये आई का 1 यहाँ आएगा, यानी कि पीवी और 1 हम लिखते नहीं है और आई के आगे क्या जाएगा 2, तो बन जाएगा पीवी आई 2। ये येलो कलर का क्या है, प्रेसिपिटेट है, और के पे 1 प्लस NO3 पे 1 माइनस, बस मिला के लिख देंगे, इक्वल चार्ज है ना, तो KNO3 कि पोटेशियम नाइट्रेट का एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह से ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अगर कहीं दो सॉल्यूशन को मिलाया जाए, कोई सॉलिड चीज़ बने, तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एमिशन ऑफ लाइट, साउंड और स्मेल। एमिशन ऑफ साउंड, लाइट और स्मेल, ठीक है। तो अगर जैसे फायर क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स को क्या करते हैं हम लोग, फायर क्रैकर्स को जब जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, साउंड निकलता है, लाइट निकलता है, गैस निकलता है, उसमें स्मेल भी आता है आपको सल्फर के जलने का। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, उसका स्मेल आता है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं फायर क्रैकर्स का जलना हुआ, एक तरह का क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अगर कहीं कोई रिएक्शन हो, साउंड निकले, आवाज़ निकले, कहीं पे लाइट निकले या स्मेल चेंज हो, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल चेंज का। इसका एग्जांपल है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट कलर का गैस तो बनता ही है, साथ में वाइट कलर की एक डैजलिंग लाइट जलती है, बहुत ही ब्राइट लाइट होता है, ठीक है, डैजलिंग लाइट। जैसे फायर क्रैकर्स को या फुलझड़ी उजड़ी जो होता है जब जलाते हैं तो एक तेज रोशनी निकलती है ना, वो होता है मैग्नीशियम के जलने की वजह से। तो फायर क्रैकर्स में हम लोग मैग्नीशियम भी यूज करते हैं। तो हम अगर कहीं पे ये सब चीज़ें हो रही है तो इससे भी पता चल जाता है कि कोई वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन जो नेचर में होता रहता है, ठीक है, उसके बारे में, और हम लोग देखते भी हैं उसको होते हुए ऐसा चीज़ें। तो क्योंकि ये सब तो लैब की चीज़ें हैं, कुछ हमारे आसपास हमारे विसिनिटी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, उनको देखना है। तो एक लिखा है रस्टिंग। तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन समझना, कोरोजन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई मेटल है, तो मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। यहाँ जो एटमॉस्फेयर में वाटर मॉइस्चर है या ऑक्सीजन है या और भी कोई गैसेस है, उससे ये मेटल रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके पूरा एक लेयर उसका कंपाउंड का बना लेंगे, और वो इसी को कोरोजन कहते हैं। अब वो लेयर जो बन गया वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर ऐसे चलता रहा कि मेटल जो है मान लेते ये थिकनेस का है, ठीक है, सबसे पहले ये एयर से और ये मॉइस्चर से रिएक्ट किया और एक लेयर बना दी अपने चारों तरफ, ये उसके ऑक्साइड का, और फिर ये लेयर टाइम के साथ साथ हट जाएगा, गिर जाएगा। ये मेटल तब इतना पतला हो गया, अगर फिर ये मेटल एक्सपोज हुआ मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में, तो फिर ये लेयर भी हट जाएगा धीरे से, मेटल और क्या हो गया, पतला हो गया। यानी कि धीरे धीरे ये जो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है मेटल्स का इन द बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर, तो इस चीज़ को कहते हैं कोरोजन। और आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। द कोरोजन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब हमको देखना है कि एक्टिविटी के थ्रू कि कोरोजन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। वैसे कोरोजन के लिए मॉइस्चर चाहिए, मतलब वाटर होना चाहिए, और दूसरा चीज़ ऑक्सीजन। आयरन इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसमें रस्टिंग होता है, रस्ट बनता है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। अगर कोई पूछे तुमसे
व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। देखते हैं यार कैसे आयरन रिएक्ट करता है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो ये जो आयरन है Fe, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर से। ये वाटर कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं मॉइस्चर में, जैसा मॉइस्चर हो। जब ये रिएक्शन होगा तो ये बना लेगा Fe2O3 और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो वाटर के प्रेजेंस की वजह से इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, हाइड्रेटेड। और ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन यहाँ पे 3+ चार्ज वाला है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यही रस्ट है, यही रस्ट है। और इसका कलर कैसा होता है, तो ब्राउन। ठीक है, तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। तो अगर आयरन का कोई भी चीज़ हो, डोर्स हो या ग्रिल्स हो, या फिर आयरन का जो है रॉड, छड़ जो बोलते हैं जिसको हम लोग, वो रखा हो बाहर, और बाहर एयर की वजह से या मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये काफ़ी दिन तक रखा हो, तो ये उनसे रिएक्ट कर लेता है और एक ब्राउन कलर का लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का लेयर जो रस्ट है वो गिर जाता है। अब जो अंदर वाला आयरन का लेयर है वो आ जाता है कांटेक्ट में मॉइस्चर के, फिर वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो फिर अंदर वाला लेयर जो है वो कांटेक्ट में आ जाता है एयर और मॉइस्चर के, फिर वो उसका रस्टिंग हो जाता है। तो धीरे धीरे वो एकदम इतना वीक हो जाएगा कि वो टूट भी सकता है। एक एक्टिविटी दिखाया है और आपको उस एक्टिविटी के पहचानना है कि इसमें रस्टिंग होगा कि नहीं। एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें आयरन नेल को रखा है और इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर इतना कि जिसमें आयरन नेल डूब जाए। और यहाँ पे कुछ पार्ट में टेस्ट ट्यूब खाली छोड़ा है, वहाँ पे एयर होगा, यहाँ पे एयर होगा, और ऐसे कार को बंद कर दिया है। एक टेस्ट ट्यूब लिया है, तो इस आयरन नेल को देखो मॉइस्चर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है और एयर भी मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो इसके अंदर तो पक्का है रस्टिंग होगा। इसको देखना, ये जो आयरन नेल रखा हुआ है बॉयल वाटर में रखा हुआ है। अभी बॉयल वाटर क्यों लिया गया होगा, पानी को जब गर्म करते हैं ना तो उसके अंदर जो गैस होता है वो निकल जाता है। तो जब पानी को हम गर्म किए तो उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन घुला हुआ था, वो ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया। अब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है बॉयल वाटर में, खाली क्या है, वाटर है। और यहाँ से एयर को भी निकाल दिया गया है, यहाँ पे एयर नहीं है, एयर इससे रिएक्ट ना करे इसलिए यहाँ पे ना ऑयल डाल दिया गया है। ऑयल की वजह से अब ये एयर इससे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस आयरन नेल को केवल वाटर मिला, एयर नहीं मिला, इसमें रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि रस्टिंग के लिए बोथ कंडीशंस आर इसेंशियल, वाटर प्लस ऑक्सीजन। इसको तो मिला ही नहीं, इसको तो केवल क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एयर नहीं मिल रहा है। थर्ड जो टेस्ट ट्यूब बनाया है उसमें आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल को रखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, और ये ड्राई एयर है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जितना भी मॉइस्चर होगा वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ना तो इसको वाटर दिया जा रहा है, ना ही एयर दिया जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इसको केवल एयर मिल रहा है, ड्राई एयर है। कैल्शियम क्लोराइड केवल H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वाले को H2O मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। इस वाले को ऑक्सीजन मिला, H2O नहीं मिला। दोनों चाहिए, एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है दोनों कंडीशन में, तो इस वजह से इन दोनों में रस्टिंग नहीं होगा और इस वाले में रस्टिंग होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं रस्टिंग से प्रिवेंशन, तो हमको क्या करना होगा, जैसे हम लोग करते हुए घर में देखे होंगे कि ग्रिल्स पे, डोर्स पे क्या करते हैं,
प्राइमर लगा के उसको हम लोग पेंट करते हैं। तो पेंटिंग करना एक बेस्ट तरीका है कोरोजन से बचाने के लिए। मशीन वशीन देखे होगे जो फ्लोर मिल है या फिर और कोई मिल मशीन्स है। इस साइकिल सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो तुम चलाते हो, उसमें भी बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं। तो तुम क्या करते हो, उसमें ऑयल डालते हो, ग्रीस लगाते हो चैन के ऊपर, ताकि उनका रस्टिंग ना हो, सड़े गले मत, ठीक है। तो आयलिंग और ग्रीसिंग भी ज़रूरी है मशीनरी पार्ट्स में, ताकि उनका रस्टिंग ना हो। गैल्वेनाइजेशन एंड टीनिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड टीनिंग जो तरीका है ये बढ़िया तरीका है, इंडस्ट्रियल में यही यूज करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक मेटल का कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, और टीनिंग में टीन का कोटिंग करते हैं। अगर सस्ता तरीका देखा जाए गैल्वेनाइजेशन और टीनिंग का, इन दोनों मेटल को गरमा के पिघला देंगे। पिघलाने के बाद खाली उसमें आयरन का जो भी चीज़ में कोटिंग करना है उसको डुबोएंगे, निकालेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली करना है तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज करते हैं, जो तुम लोग 13 या ऐसे कुछ चैप्टर है 12 उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर चल रहा है तुम लोगों में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।